आज हम राजस्थान की मीणा जनजाति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 21वीं सदी में भी राजस्थान के अन्य जिलों से जो स्टूडेंट्स जयपुर के अंदर पढ़ने आते हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। उनको रहने के लिए किराए पर रूम नहीं मिलता है जल्दी से और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपने कभी महसूस भी किया होगा, अगर आप राजस्थान के अन्य जिलों से निकलकर जयपुर के अंदर पढ़ने या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने आए हैं, तो आपको ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। तो आज हम मीणा जनजाति के बारे में सभी वो टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और मीणा जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है और 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या राजस्थान के अंदर 43.46 लाख इसकी जनसंख्या है। क्योंकि 2021 की जनगणना है वो हुई नहीं है कोरोना की वजह से, इस वजह से 2011 के आंकड़े हम अभी तक मानेंगे। 2026 के अंदर नई जनगणना के आंकड़े जो आएंगे तब की तब देखी जाएगी। और कुल जनजाति जितनी राजस्थान के अंदर निवास करती है उसका लगभग 47% तो केवल मीणा जनजाति ही है। तो काफ़ी अधिक आबादी है। अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो है मीणा जनजाति, जिसकी कुल जनजातीय आबादी के अंदर से 47% इसका प्रतिशत है। और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आपसे आंकड़ा पूछा जाए तो आपको 43.46 या फिर आपसे पूछा सकता है 43.5 लाख या फिर सीधा 44 लाख भी बोल सकता है या फिर 43 लाख भी। ठीक है, तो प्राचीन जनजातियों के अंदर से माना जाता है। देश के अंदर और भी बहुत सारी जनजातियां हैं, अन्य अन्य राज्यों के अंदर अलग अलग जनजाति हैं, उसके अंदर भी अति प्राचीन जनजातियों में से मीणा जनजाति को माना जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसका जो गण चिन्ह होता है यानी खुद का अस्तित्व बनाए रखने के लिए वो एक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आज भी कई भी जो संस्थान है, सरकारी संस्थान है और प्राइवेट संस्थान है, वो अपनी मोहर रखते हैं। वैसे ही ये जो मीणा जनजाति है ये भी अपनी मोहर रखती थी, जिसके ऊपर मछली का निशान होता था, यानी कि मछली उकेरी गई होती थी। मुनि मगन सागर ने अपने ग्रंथ मीन पुराण में, कौन से ग्रंथ में? मीन पुराण में, इसका अन्य नाम है मत्स्य पुराण। क्या नाम है? मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण में मीणा जाति को भगवान मीन का वंशज बताया है, भगवान मीन का वंशज बताया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस महान विद्वान ने मत्स्य पुराण के अनुसार भगवान मीन का वंशज बताया है मीणा जनजाति को, तो वो है मुनि मगन सागर। पौराणिक कथाओं के अनुसार मीणा जनजाति का संबंध भगवान मत्स्य अवतार से भी माना जाता है। पौराणिक कथाएं जैसे कि रामायण महाभारत वगैरह हो गई, तो उनके अनुसार भी जो मीणा जनजाति है उसका संबंध किससे दर्शाया जाता है? भगवान मत्स्य अवतार से। सर्वाधिक आबादी इसकी उदयपुर में देखने को मिलती है जो लगभग 7.18 लाख है। उसके बाद हमको जयपुर और प्रतापगढ़ में भी देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो जयपुर के अंदर अन्य राजस्थान के जो अन्य जिले हैं वहाँ से लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने आते हैं ना, तो जयपुर के अंदर उनको किराए पर रूम नहीं मिलता है और अगर मिलता भी है तो बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद, क्योंकि 21वीं सदी के अंदर भी चोरी डकैती करने वाले जनजाति के रूप में ही जाना जाता है। अभी तक लोग उभरे नहीं हैं, हालांकि एजुकेशन का स्तर काफ़ी आगे बढ़ चुका है और मीणा जनजाति के जो लोग हैं एजुकेशन में काफ़ी उन्होंने आगे अपना अस्तित्व बनाए रखा है और आगे भी इनकी जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो जारी है। भारत की मूल जातियों में से एक, मूल जाति का मतलब क्या होता है? मतलब ये भारत के अंदर ही पैदा हुए हैं। भारतीय मूल की क्यों? क्योंकि उनके जो पूर्वज है, वंशज है, वो भारत के रहे थे, इसलिए हम उनको अमेरिकी नागरिक होते हुए भी भारतीय मूल का कहते हैं। वैसे ही जो मीणा जनजाति है वो भी भारतीय मूल की मूल जनजातियों में से एक मानी जाती है। इसका प्रमाण हमको यहाँ से भी देखने को मिलता है कि सिंधु सभ्यता में मछली छपी हुई मोहरों का मिलना यह साबित भी करता है कि यह भारतीय मूल की ही जाति थी और यह भी साबित करता है कि यह आर्यों से भी प्राचीन समय की जनजाति है। आर्य आए थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जबकि जो सिंधु सभ्यता हमको देखने को मिलती है वो 1750 ईस्वी ईसा पूर्व में हमको देखने को मिलती है। मीणा जनजाति का उल्लेख वेदों में भी इनका उल्लेख देखने को मिलता है और वेद 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक तो यजुर्वेद हो गया। कौन सा हो गया? यजुर्वेद। एक हो गया अथर्ववेद और एक हो गया सामवेद। सामवेद में संगीत का मिलता है, अथर्ववेद में कर्मकांडी और यजुर्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। तो वेदों के अंदर भी मीणा जनजाति का उल्लेख देखने को मिलता है। विभिन्न आर्यकालीन ग्रंथों जैसे कि पुराण, ब्राह्मण, उपनिषद और महाभारत आदि में भी मीणा जनजाति का उल्लेख अपन को देखने को मिलता है। महाभारत में तो जो विराटनगर है वहाँ पर पांडवों ने क्या किया था? अपना अज्ञातवास का 1 वर्ष भी वहाँ पर निकाला था। पांडवों ने अपने अज्ञातवास का समय मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में व्यतीत किया था। आपने देखा वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हो जाता है जो वो 64 जो खेल होता है कौरवों और पांडवों के बीच के अंदर।
मत्स्य पुराण में युद्ध प्रिय जनजाति बताया। तो मत्स्य पुराण, मत्स्य जो पुराण है इसके अंदर मीणा जनजाति के जो पुरुष हैं और जो महिलाएं हैं उनको युद्ध प्रिय यानी कि वो युद्ध में भाग लेने से डरते नहीं हैं और काफ़ी अच्छा उनका युद्ध कौशल माना जाता है। बौद्ध साहित्य के अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है, जिनमें से एक महाजनपद कौन सा था? मत्स्य महाजनपद। कौन सा जनपद? मत्स्य महाजनपद। और इसी की राजधानी थी विराटनगर, जिसके अंदर पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास निकाला था। मीणा समुदाय अपनी उत्पत्ति भगवान विष्णु यानी कि मत्स्य अवतार से मानते हैं। भगवान विष्णु को कौन नहीं जानता? नटखट है। और यादवों के तो इष्ट देव भी हैं। तो मीणा जो समुदाय है वो अपनी उत्पत्ति मतलब वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं ये वो मानते हैं कि भगवान विष्णु से उनकी उत्पत्ति होती है। आई होप आपको ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ये फैक्ट आपको समझ में आ रहे होंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसके अंदर वो ही शामिल किए हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और पूछे जा भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कर्नल जेम्स टोड। कौन है? कर्नल जेम्स टोड। इनको राजस्थान का जो राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है और इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने मीणा जनजाति को राजस्थान का मूल निवासी माना है। कहाँ का मूल निवासी माना है? राजस्थान का मूल निवासी। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से मीणा जनजाति को किसने राजस्थान का मूल निवासी माना है, तो कर्नल जेम्स टोड ने या घोड़े वाले बाबा ने राजस्थान का मूल निवासी मीणा जनजाति को माना है। और साथ में इसकी उत्पत्ति काली खो की पहाड़ी से मानी गई है। किसकी पहाड़ी से? काली खो की पहाड़ी से। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से काली खो की पहाड़ी किस जनजाति से संबंध रखती है, तो आपको आंसर टिक करना है मीणा जनजाति से। नेक्स्ट है जयपुर में कछवा वंश। कछवा वंश को तो आप जानते होंगे, राजा मान सिंह, सवाई सिंह, प्रताप सिंह, ये कछवा वंश के शासक थे। कछवा वंश के शासन से पहले मीणाओं का शासन बताया जाता है। कहा जाता है कि कछवा वंश के पहले जयपुर के अंदर या आमेर के अंदर किसका शासन था? मीणाओं का शासन माना जाता था। आमेर के परंपरागत रक्षक ये माने गए हैं। परंपरागत का मतलब ये है कि जैसे मराठों के परंपरागत रक्षक कौन थे? भिंडारी। कौन थे? भिंडारी। और वैसे ही आमेर के परंपरागत रक्षक कौन थे? मीणा। मतलब सदियों से ये आमेर और जयपुर की रक्षा करते आए हैं। आमेर में कोई भी शासक जब भी सिंहासन पर बैठता था तो राज तिलक के लिए काली खो के मीणा जाति के सरदार द्वारा ही उसका राज तिलक किया जाता था। मतलब जब भी कछवा वंश का शासक सिंहासन पर बैठता था आमेर के, तब उसका राज तिलक जो काली खो की पहाड़ी के मीणा के सरदार होता था वही उसको मुकुट पहनाता था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कनिंगम महोदय, जो कनिंगम एक इतिहासकार हैं, उन्होंने राजपूताना की प्रमुख जनजाति माना है। मतलब राजपूताना, अब राजस्थान को पहले राजपूताना के नाम से ही जाना जाता था क्योंकि यहाँ पर जो राजपूत हैं वो काफ़ी संख्या में मौजूद थे। आपने सुना भी होगा कि अकबर के जो सेनापति था वो राजा मानसिंह था, जो हल्दीघाटी के युद्ध में जो महाराणा प्रताप थे उनके विरुद्ध लड़ा था। ठीक है, तो कनिंगम महोदय ने, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि राजपूताना की प्रमुख जनजाति कौन सी जनजाति को माना जाता है, तो मीणा जनजाति को माना जाता है। और ये किसने कहा है? तो ये कनिंगम ने कहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, जी.एन. कैंपबेल। जी.एन. कैंपबेल ने क्या कहा है कि मीणा जनजाति को मुंडा समूह यानी कि कोलारियन का ही एक अंग माना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किस इतिहासकार के अनुसार मीणा जनजाति को मुंडा समूह यानी कि कोलारियन का एक अंग माना जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा जी.एन. कैंपबेल। क्या हो जाएगा? जी.एन. कैंपबेल। नेक्स्ट है मीणा जनजाति का सामाजिक जीवन। देखिए, किसी भी जनजाति का या जाति का एक अपना सामाजिक जीवन होता है, आर्थिक जीवन होता है और उसकी एक कला और संस्कृति होती है। तो उसी के आधार पर ही हम मीणा जनजाति का सामाजिक जीवन देखने जा रहे हैं। तो पहले तो सबसे पहले कि मीणा जनजाति के 2 वर्ग होते हैं, एक होता है जमींदार मीणा और एक होता है चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा वो होते थे जिनके पास खेती और पशुपालन वो दोनों करते थे, कृषि भी करते थे और पशुपालन भी करते थे। इसी वजह से जमींदार मीणा काफ़ी संपन्न और रईसों की जिंदगी जिया करते थे। वहीं चौकीदार मीणा जो राजा महाराजा होते थे, जो जमींदार होते थे, ठीक है, उनकी चौकीदारी किया करते थे। इसलिए वो अपना जो जीवन यापन करते थे वो वहाँ की आय पे करते थे। और राजा महाराजाओं और जो जमींदार होते थे उन्हीं की जो उनको क्या वेतन देते थे या अनाज देते थे, उन्हीं के आधार पर अपना जीवन यापन करते थे। आजीविका के लिए जो मीणा समूह कृषि एवं पशुपालन करता था, जो कि जमींदार मीणा करता था। इसी वजह से जो जमींदार मीणा थे वो सर्वाधिक संपन्न और शिक्षित हुए। देखिए, आज की तारीख में भी यही फॉर्मूला लागू होता है कि जो शिक्षित पैसे वाला होता है वो ही शिक्षित मिलता है, क्योंकि आज के ज़माने में 21वीं सदी के अंदर भी जो एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो चुकी है।
दुनिया में दो ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं, एक तो इलाज और दूसरा एजुकेशन। तो पहले भी जिसके पास पैसे होते थे वही संपन्न और शिक्षित हुआ करते थे। मीणा जनजाति की जो महिलाएं होती हैं वो भी काफ़ी परिश्रमी, साहसी और धैर्यवान होती है। मीणा जनजाति की जो महिलाएं, क्योंकि पहाड़ों में रहते थे और पहाड़ों में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो परिश्रमी होते हैं, साहसी होते हैं और धैर्यवान होते हैं। आज भी जो लोग पहाड़ी इलाके में रहते हैं ना, वो आज भी परिश्रमी, साहसी और धैर्यवान होते हैं, क्योंकि जो पहाड़ों पर रहते हैं और उनको जो डेली यूज़ का जो सामान है, ठीक है, वो लेने के लिए नीचे उतरना पड़ता है और चढ़ना भी पड़ता है। तो इस वजह से जो पहाड़ी इलाके में रहने वाली जो जनजातियाँ हैं, जो लोग हैं, वो काफ़ी परिश्रमी, साहसी और धैर्यवान होते हैं। घरेलू उद्योग धंधों एवं कृषि दोनों कार्य में अपने परिवार के पुरुष सदस्यों के साथ बराबरी का सहयोग भी करती हैं मीणा समाज की महिलाएं। मीणा जनजाति मुख्यतः शक्ति का उपासक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आमेर की परंपरागत रक्षक, साथ में आमेर के जो कछवा वंश के जो शासन थे वो आमेर के सिंहासन पर बैठते थे, तो उनका मुकुट कौन पहनाता था? कालीको की पहाड़ी मीणा के सरदार। साथ में ये उनकी सुरक्षा, उनकी सेना के अंदर भी काफ़ी संख्या में भर्ती हुआ करते थे। इसलिए मीणा जनजाति जो शक्ति है यानी कि पावर है उसका उपासक यानी कि उसकी पूजा करती है। नेक्स्ट है, बोर तो नहीं हो रहे ना, क्योंकि बहुत ही तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो बोर मत हुआ करो। बाकी तो आप देख ही रहे हैं, तो थोड़ा सपोर्ट भी कर दिया करो। बाल विवाह, तो देखिए आज और मीणाओं के अंदर, काफ़ी जिलों के अंदर, राजस्थान के अंदर ये हालत है कि बिना सरकारी नौकरी के अब तो उनका शादी करना भी मुश्किल हो रहा है। शादी हो ही नहीं रही है। मतलब कई इलाकों में तो ऐसा है कि जिसकी सरकारी नौकरी नहीं है ना, उसके उस लड़के की तो शादी ही नहीं हो रही है मीणा समाज के अंदर। और मीणा समाज के अंदर बाल विवाह आज भी 21वीं सदी के अंदर भी प्रचलित है। आज भी बाल विवाह कराए जाते हैं मीणा समाज के अंदर, क्योंकि मीणा समाज को लगता है कि बड़े होने के बाद अगर इसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी तो शादी तो होने से रही। समझ रहे हो ना? तो इस जो कुरीति है इसको आपको मिटाना है और आपको अच्छा शिक्षा लेकर अपना जीवन सेटल करना है। नेक्स्ट है, भरतपुर क्षेत्र की मीणा जनजाति दुर्गा का जो दुर्गा देवी है उसका पूजन करती है। साथ में राजस्थान की मीणा जनजाति में ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बाल विवाह प्रथा प्रचलित है। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह अभी भी प्रचलित है। शव को जलाने की प्रथा है। तो जैसे कि अब हिंदू समाज है, हिंदू है, तो हिंदू को जो ये जनजाति है मीणा जनजाति, ये शव को जलाती है। साथ में मृत्यु भोज को मोसर कहा जाता है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि मृत्यु भोज को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो मृत्यु भोज को मोसर कहा जाता है मीणा जनजाति के अंदर। शरीर पर गुदवाने का रिवाज, गुदवाने का तात्पर्य यहाँ पर है कि टैटू बनवाने का रिवाज है। कई आपने देखा होगा कि कई महिलाएं ऐसे हाथ पे लिखवा लेती हैं कि मेरे पति का नाम ये है और मैं अपने पत्नी मैं फलाने की पत्नी फलानी हूँ, ठीक है। तो ऐसे लिखवाने का रिवाज है मीणा समाज के अंदर। महिलाएं भी गुदवाती हैं तो पुरुष भी गुदवाते हैं। नाता प्रथा, आई होप नाता प्रथा आपको पता होगी। नाता प्रथा वो होती है जिसके अंदर जो महिला होती है वो किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है, फिर चाहे उसका पुरुष लेकिन उससे पहले जो जिसके साथ पहले विवाह हुआ है उससे रिश्ता तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं नाता प्रथा। इसमें यह भी है कि नाता प्रथा में ये भी होता है कि जैसे मान लो तलाक हो जाता है और तलाक के बाद वो महिला किसी अन्य पुरुष से शादी कर लेती है तो उसको भी नाता प्रथा कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे जैसे मीणा समाज के अंदर शिक्षा का प्रसार हो रहा है उसी के साथ ही इसके अंदर विधवा विवाह का प्रचलन भी बढ़ा है। विधवा विवाह का मतलब यह है अगर किसी का पति मर जाता है तो उसका किसी दूसरे पुरुष के साथ विवाह करा दिया जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। नेक्स्ट है, आदिवासी मीणा के जंगलों में बने हुए घर मेवा कहलाते हैं। तो ये छोटे छोटे फैक्ट है जो वन लाइनर क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि जो आदिवासी मीणाओं के जो जंगलों में बने हुए जो घर होते हैं उनको मेवा कहा जाता है। तो मेवा एक तो खाने वाले भी होते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो वाला मेवा नहीं, ठीक है। इसके अंदर तो ये है कि आदिवासी जो मीणा है उनके जंगलों के अंदर जो घर बने होते थे उनको मेवा कहा जाता है। ओवरी, तो ओवरी तो पुराने जमाने में कहते थे कि ओवरी के अंदर रखी है कोई चीज़ है, ओवरी के मायने मिली चाहे जान ले लें, ठीक है। तो ओवरी के मायने, ओवरी के अंदर जो इम्पोर्टेंट और जो महंगा सामान होता था वो रखते थे। जैसे कि अनाज संग्रह के लिए मिट्टी की बनाई गई बड़ी कोठियों को ओवरी कहा जाता है और उसके लिए एक खिड़की होती थी, उस खिड़की को खोलकर उसके अंदर से अनाज निकाला जाता था। पुराने घरों में आज भी आपको देखने को मिल सकता है अगर आप गाँव के अंदर रहते हो तो, सिटी के अंदर तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, अब जैसे पंचायत के अंदर एक तो पंचायत होती है, ग्राम पंचायत गांव के अंदर पंचायत होती है और पंचायत की मुखिया को क्या कहा जाता है? पटेल। अरे पटेल बाबू आयोजित देखा काय खीरे से, है ना, तो पटेल बाबू।
तो मीणा और गुजरों के अंदर जो पंचायत का मुखिया होता था उसको पटेल कहा जाता है। लोक देवता, इनके लोक देवता का नाम है भुज देवता। क्या है? भुज देवता। जैसे कि मैंने बताया मीणा जनजाति शक्ति के उपासक हैं, तो लोक देवता इनके कौन है? भुज देवता। रेवासा सीकर में विराजमान जीर्ण माता के ये उपासक माने जाते हैं। जीर्ण माता के उपासक माने जाते हैं। इनके अंदर देखिए, इनके अंदर संयुक्त परिवार, एकांगी परिवार और गोद प्रथा का प्रचलन भी है। संयुक्त परिवार के अंदर ये होता है कि जैसे कि मान लो एक पिताजी और पिताजी के 4 बेटे और उनके भी बेटे बेटियां हैं, तो वो सभी लोग एक ही जगह रहते हैं, उसी को बोलते हैं संयुक्त परिवार। और एकाकी परिवार जैसे कि मान लो एक फादर है, एक पिता है और उसकी 2 संतानें, और दोनों संतानें अलग अलग रहती हैं, उसको बोलते हैं एकाकी परिवार। गोद प्रथा तो आप जानते होंगे, जैसे मान लो कि किसी पुरुष और महिला यानी कि माता पिता के संतान नहीं होती है, तो वो अपने करीबी रिश्तेदारों से पुत्र गोद ले लेते हैं, उसी को बोलते हैं गोद प्रथा। ये भी प्रचलन है मीणा समाज के अंदर। इसके अंदर ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह का प्रचलन भी था। अब नहीं है, पहले था। तो पहले ब्रह्म विवाह जो आज में भी प्रचलित है, ब्रह्म विवाह जो मंत्रों के साथ उच्चारण होते हुए विवाह संपन्न कराए जाते हैं एक दूसरे की सहमति के साथ, उसको बोलते हैं ब्रह्म विवाह, जो पहले भी होता था और आज भी होता है। गंधर्व विवाह के अंदर जैसे कि भागकर शादी कर लेते थे, जो लड़का और लड़की परिवार से दूर भागकर किसी मंदिर या किसी धार्मिक जगह पर जाकर शादी कर लेते थे। और राक्षस विवाह में क्या होता था कि जो लड़का होता था वो लड़की को अपहरण कर उसका किडनैप करके उसके साथ जबरदस्ती विवाह करता था, तो उसको बोलते हैं राक्षस विवाह। तो वर्तमान के अंदर एक तरह का विवाह है ब्रह्म विवाह। गंधर्व विवाह कई बार देखने को मिलता है। हालांकि राजस्थान के अंदर तो ये भी बोल दिया गया है कि अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, यानी कि आप जैसे मान लो कि आप गुजर हो और या फिर कोई भी कास्ट के हो और अपनी कास्ट से बाहर किसी अदर कास्ट से अगर विवाह करते हैं, तो राजस्थान के अंदर आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। 5 लाख रुपए आपको शादी के टाइम दिए जाएंगे और 5 लाख रुपए आपके खाते के अंदर जमा करा दिए जाएंगे, और वो भी जॉइंट अकाउंट के अंदर, लड़का लड़की दोनों के। नहीं तो कई ऐसे भी हो जाते हैं कि मतलब ठीक है किसी एक खाते में आ जाएंगे और फिर लड़का शादी तोड़ दे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको इसके अंदर ये है कि 10 लाख देने के पीछे भी कई कानून और नियम और शर्तें हैं। जैसे कि आपकी शादी हो गई किसी अदर कास्ट की लड़की से या अदर कास्ट के लड़के से, तो आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। एक तो आपके जॉइंट अकाउंट के अंदर आ जाएंगे 5 लाख रुपए, फिर 5 लाख रुपए 5 साल के बाद आपको मिलेंगे, ऐसा। इसके अंदर विवाह 3 गोत्र टालकर किया जाता है, जैसे कि स्वयं का, जैसे कि मान लो आपका विवाह और आपके पिताजी का गोत्र टल जाएगा, फिर आपके दादाजी का मतलब आपकी माताजी का गोत्र टल जाएगा और फिर आपकी दादी का गोत्र टल जाएगा। तो 3 गोत्र टालकर विवाह किया जाता है। खान पान में ये भोजन में मक्का, जवार, बाजरा, गेहूँ, जौ, प्याज, चटनी आदि खाने के ये शौकीन रहते हैं। चटनी, ठीक है, और हुक्का पानी और शराब का सेवन भी करते हैं और इसके साथ चटनी भी ये खाते हैं। तो ये है इनका विवाह और खान पान का, जो आई होप आपको ये समझ में आया होगा एंटरटेनमेंट के साथ। नेक्स्ट जो हमारा है वो है वस्त्र आभूषण। तो वस्त्र आभूषण, वैसे तो मैंने एक वीडियो बना रखा है राजस्थान के आर्ट और कल्चर के ऊपर, तो वहाँ पर वस्त्र और आभूषण आप देख सकते हैं। लेकिन मीणा समाज के वस्त्र आभूषण में अंगरखी, ये शरीर के ऊपरी हिस्से पर कमर से ऊपर पहनी जाती है। धोती कमर से नीचे पहनी जाती है, धोती पहनते हैं। पगड़ी सफेद कलर की या अलग अलग कलर की आती है। साफा और पछेवड़ा। संपन्न मीणा पुरुष गले में बलेवड़ा पहनते हैं। जो काफ़ी अमीर जो मीणा समाज के जो लोग हैं, पुरुष हैं, वो बलेवड़ा पहनते हैं गले के अंदर, जैसे कि स्कार्फ होता है ना, उसी टाइप का कपड़ा होता है ये, और गले के अंदर ये पहना जाता है। भाट परंपरा का निर्वहन करने वाले जो लोग होते हैं उनको जगह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जगह। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, छोटे छोटे फैक्ट हैं, ये छोटे छोटे शब्द हैं, इनके बारे में एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि जो संपन्न मीणा पुरुष गले के अंदर जो कपड़ा पहनते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बलेवड़ा कहा जाता है। और भाट परंपरा का निर्वहन करने वाले जो मीणा समाज के जो लोग हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको जगह कहा जाता है। महादेव यानी कि भगवान शिव शंकर के ये इष्ट देव मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये शैव मतानुयायी और शाक्त धर्म का पालन करते हैं। मोरनी मोड़ना प्रथा, तो ये भी इनके अंदर प्रचलित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विशेष प्रकार की खाट को डाला कहा जाता है। आपने देखा होगा कि मीणा समाज के अंदर एक बड़ी सी खाट होती है, बड़ी सी खाट, और मतलब जो नॉर्मल खाट होती है ना उससे काफ़ी लंबी चौड़ी होती है और ऊंची भी होती है, तो उसको डाला कहा जाता है। और ये घर के बाहर बनी झोपड़ी के अंदर रखी जाती है। अब तो पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन गाँव में आज भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिली ही जाएगी। मतलब ऐसी होती है ये देखिए ऐसी होती है, इतनी लंबी चौड़ी होती है, ऐसी होती है और काफ़ी ऊंची होती है।
इसको कहा जाता है डाला। नॉर्मल खाट तो छोटी होती है इससे, और जो नॉर्मल खाट से थोड़ी बड़ी होती है उसको डाला कहा जाता है। और ये घर के बाहर एक झोपड़ी बनी होती है या फिर बरामदा बना होता है, उसके अंदर इसको डाला जाता है। खाट, घाट, घाट मक्के के मोटे आटे को पानी में पकाकर घी या तेल के साथ खाने वाला, उसको घाट कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे शब्द हैं, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सुबह के नाश्ते को कलेवा। अरे कलेवो कर लियो के, अरे भाया कलेवो कर लियो तो 12 ना जा। फिर शाम के भोजन को प्याड़ू, आओ जी पावना जी प्याड़ू कर लियो। तो कलेवा और ब्याड़ू, सुबह के नाश्ते को कलेवा कहते हैं और शाम के भोजन को ब्याड़ू कहते हैं राजस्थान के अंदर मेरा समाज के लोग। और राजस्थान के अंदर तो देश ही अपना ऐसा है कि हम एक दूसरे की संस्कृति को अपना ही लेते हैं। तो राजस्थान के अंदर जो गांव है उनके अंदर आज भी आपको ये देखने को मिलेगा कि जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं कि कले वो कर ले और ब्याड़ू खा ले। नेक्स्ट है मेले। तो मेरा समाज के जो मेले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण जो मेले हैं मैंने वही कवर किए हैं, जैसे कि महावीर जी का मेला हिंडौन सिटी में, केला देवी का मेला करौली के अंदर, अंबा माता का मेला उदयपुर के अंदर, और उदयपुर के अंदर ही मेरा समाज की सबसे ज़्यादा जनजाति निवास करती है। गौतमेश्वर का मेला प्रतापगढ़ के अंदर, और प्रतापगढ़ 2008 में एक जिला अलग से जिला बना था। बहाली के अंदर तो 19 नए जिले बन चुके हैं। ठीक है, तो पहले राजस्थान में 33 जिले थे, अब 19 में से 12 और निकल जाएंगे तो ऐसे कुल 50 जिले हो जाएंगे। और पहले 7 संभाग थे, अब 3 संभाग और बढ़ा दिए गए, तो 7 + 3 कितने हो गए, 10 संभाग हो गए। और जयपुर को उत्तर जयपुर और दक्षिण जयपुर के अंदर बांट दिया गया है, हालांकि राजधानी जयपुर ही रहेगी। तो आप उत्तर जयपुर में आते हैं या दक्षिण जयपुर में आते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट है नृत्य। तो नृत्य भी इंपॉर्टेंट है। तो मीणा समाज के अंदर 3 तरह के नृत्य काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, लाठी नृत्य, युद्ध नृत्य और गरबा नृत्य। युद्ध नृत्य क्योंकि ये युद्ध प्रिय जनजाति है, इसलिए युद्ध नृत्य तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में लाठी नृत्य और गरबा नृत्य भी ये करते हैं। विवाह अवसर पर जो महिलाएं, स्त्रियां 2 तरह के नृत्य करती हैं, एक तो सुंदरी नृत्य और एक मोहुलो नृत्य। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से वह कौन सा नृत्य है जो मीणा समाज की जो महिलाएं हैं विवाह अवसर पर करती हैं, तो एक तो सुंदरी नृत्य हो जाएगा, एक मोहुलो नृत्य हो जाएगा। ठीक है, हथोई। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पंचायत का जो मुखिया होता है मीणा समाज के अंदर, उसको पटेल कहा जाता है। और जहाँ लोग पटेल की बात सुनने आते हैं जिस जगह के ऊपर, उसी को हथोई कहा जाता है, मतलब चर्चा करने की जगह। जैसे कि गांव के अंदर चौपाल होता है, वैसे ही मीणा समाज के अंदर जो चर्चा करने की जो जगह होती है उसको हथोई कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे वर्ड्स। कगली। कगली मीणा जनजाति में किसी पुरुष द्वारा विधवा महिला से विवाह करने पर जातीय पंचायत द्वारा ली जाने वाली फीस या जुर्माना होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कगली क्या होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मीणा जनजाति में किसी पुरुष द्वारा विधवा महिला से विवाह करने पर जातीय पंचायत द्वारा ली जाने वाली फीस या जुर्माना क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है कगली कहलाती है। नेक्स्ट है जेहुरे या निकाला। जेहुरे या निकाला किसी मीणा पुरुष द्वारा पत्नी को तलाक देने की प्रथा, जिसमें मीणा पुरुष अपने साफे में से एक टुकड़ा काटकर पत्नी को देता है, जो उसे पानी भरे 2 मटकों के साथ सिर पर रख कर चली जाती है। नई साड़ी को एक तरफ से फाड़ना भी जेहुरे या निकाला कहा जाता है। लेकिन बेसिकली जो मुख्य है वो तो यही है कि किसी पुरुष द्वारा, मीणा पुरुष द्वारा पत्नी को तलाक देने की जो प्रथा है, जिसमें मीणा पुरुष अपने साफे किया एक टुकड़ा फाड़कर पत्नी को देता है, और वो 2 घड़े जो पानी से भरे घड़े होते हैं उनको सर पर रखती है। पहले तो वो मंडासी बनाती है और रखकर उसके ऊपर घड़े रखती है और फिर वहां से चली जाती है, तो उसको जेहुरे या निकाला कहा जाता है। फिर है काटटा। क्या है? काटटा। 12वें दिन किया जाने वाले अंतिम मृत्यु भोज, उसको बारवा कहते हैं, तो उसको मोसर भी कहते हैं। ठीक है, मृत्यु भोज को मोसर भी कहते हैं और काटटा भी कहते हैं मीणा समाज के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। द्रविड़ जाति से संबंध हर्बर्ट रिस्ले बताते हैं। तो मीणा जनजाति का संबंध द्रविड़ जाति से भी है, ये कौन बताता है, तो ये बताते हैं हर्बर्ट रिस्ले। कौन बताता है? हर्बर्ट रिस्ले। नेक्स्ट है गौतम ऋषि या भूरिया बाबा। जो गौतम ऋषि और भूरिया बाबा को मीणा समाज अपना आराध्य देव मानती है। आराध्य देव और इष्ट देव अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। गौतम ऋषि का मेला सिरोही के अंदर लगता है, जो कि माउंट आबू के आसपास है। सिरोही एक जिला है राजस्थान का, तो वहीं गौतम ऋषि का मेला लगता है। चिड़ी फाड़ना। चिड़ी उड़ने वाली चिड़ी नहीं,
चीड़ी, वो चीरी होती है ना, चीरी, एक एक कागज़ का टुकड़ा होता है, उसको फाड़ना। तो सिरोही जिले में गौतमेश्वर बाबा यानी कि भूरिया बाबा का मेला मीणा आदिवासियों का महान तीर्थ है। इस मेले के आमंत्रण देने की गाँव के मीणा जाति के लोगों की अनूठी परंपरा ही चीड़ी फाड़ना है। मतलब उनका जो निमंत्रण होता है और एक पंचायत होती है जिसको हथोई कहा जाता है, वहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं और चीड़ी फाड़ते हैं। मतलब वो ये है बताना चाह रहे हैं कि जो गौतमेश्वर बाबा है यानी कि भूरिया बाबा है, उसका मेला लगने वाला है, तो उस मेले के अंदर आपको आना है। तो उसी आमंत्रण को चीड़ी फाड़ना कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप जब भी आप बोलो ना कि आपको कोई आमंत्रण दे या फिर कोई ब्याह का कार्ड दे, शादी का कार्ड दे, तो आप उसके सामने उसको फाड़ देना, बोले कि यही हमारा आमंत्रण है। तो ऐसा करना मत, ऐसा व्यवहार ठीक नहीं होता है। जो कार्ड देने आए उसी के सामने कार्ड फाड़ना, तो आप बोल देना चीड़ी फाड़ रहा हूँ मैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उसको आराम से बिठाना, चाय पानी पिलाना, क्योंकि वो आपको जिमाने वाला है, ठीक है। चौकीदार मीणा को नया वासी कहा जाता है और काश्तकार मीणा को पुराना वासी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि नया वासी और पुराना वासी किस जनजाति से संबंध रखते हैं, तो ये मीणा जनजाति से संबंध रखते हैं। तो ये थी पूरी मीणा जनजाति के बारे में पूरी डिटेल। आई होप आपको ये पसंद भी आई होगी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बता भी दिए हैं। तो आपको लग रहा है कि अगर ये वीडियो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।